तो दोस्तों, अपन पढ़ने वाले हैं अब क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल साइंस। क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल साइंस जो एनसीईआरटी है, ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ड है एक बेसिक पर्पस के लिए। बेसिक पर्पस मतलब कि ये आप मतलब नॉर्मली अपने माइंड में एक क्रिएटिव बनाती है। जैसे कि हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हमको बेसिक पढ़नी है कि व्हाट द इन हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ी हुई है, वो अगर हम देखना चाहें तो हम किस चीज़ को सबसे पहले देखेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले प्रीएम्बल को। प्रीएम्बल है ना? तो जो प्रीएम्बल है उसको देखने के बाद हमारे एक दिमाग में आइडिया आएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिरकार लिखा क्या है। ठीक है, संविधान में लिखा क्या है, संविधान के अनुच्छेदों में मतलब कि जो संविधान के स्केड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनमें है क्या आखिरकार। ठीक है, उसी तरह से नाइन्थ की जो पॉलिटिकल साइंस है, ये आपको बताती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से पॉलिटिकल साइंस को एक ढांचे की तरह मतलब है ना सीडी बाई सीडी लगाया गया है। नाइन्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस सबसे पहली पॉलिटिकल साइंस जो कि नॉर्मली आपके दिमाग में एक बेसिक बनाती है, एक ऐसे पेड़ की नींव डालती है जो कि है ना जिसकी जड़ें पूरे घर में फैली हों। ठीक है ना? तो ये जड़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार कहाँ से, किस तरह से और किस तरह से मतलब किन-किन तरीकों की वजह से संविधान संविधान में चुने जाने वाले अनुच्छेद, संविधान को लागू करने की वजह और क्यों, क्या संविधान ज़रूरी है, ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं। तो उसी को हम इसमें देखने वाले हैं अभी। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर फर्स्ट में ही कि डेमोक्रेसी क्या है। अगर मैं इसे एक सेंटेंस में कहना चाहूँ तो डेमोक्रेसी अगर कहूँ तो मैं, क्या है डेमोक्रेसी? इट इज़ अ it is a law or it is a rules or regulations which is formulate to the people, for the people और by the people। मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के साथ जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए एक कंट्री को चलाने के लिए, वही हमारी डेमोक्रेसी है। ठीक है ना? तो डेमोक्रेसी हमारी क्या है ये हम समझ गए। अब हम थोड़ा इसके आगे अगर बढ़ना चाहें, अगर हम कुछ और चीज़ें इसकी जानें तो डेफिनेशंस भी देखेंगे कुछ अलग से, साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी का असलियत में है ना मीनिंग क्या है, इसे हम क्या किस किस तरह से मान सकते हैं। तो देखो, मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का? मीनिंग है डेमोक्रेसी एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म जो कि चुनी गई है लोगों के द्वारा। ठीक है ना? उसका काम क्या है? लोगों के लिए। और उसे चुनने वाले कौन? उसे चुनने वाले कौन? लोग। ठीक है ना? तो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। और वो जो भी एग्जीक्यूशन करेगी, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाएगी, उसे फॉलो करके देश को आगे तरक्की पे कौन पहुंचाएंगे? लोग है ना? तो उन इस वजह से कहा लोगों के साथ। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि रूल्स को बनाती है। और डेमोक्रेसी में चुनने वाले जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं पीपल्स, आम जनता। ये हमारी मीनिंग हो गई। अगर एक अच्छी डेफिनेशन को देखें तो पहली डेफिनेशन जो कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये गवर्नमेंट है लोगों की। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है लोगों की, जो कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई है। इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। समझे डेमोक्रेसी का मीन? अब इसके आगे अगर हम चलें तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझ तो हम गए, लेकिन क्यों हम डेमोक्रेसी को पढ़ रहे हैं, क्यों हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, क्या वजह है? हम कुछ उसके लिए केस स्टडीज़ देखेंगे उन कंट्रीज़ की, उन देशों की जो डेमोक्रेटिक नहीं है आज के वक्त में। जैसे कि म्यांमार, जहाँ पे चलता है आर्मी का रूल। ठीक है ना?
म्यांमार में आर्मी का रूल चलता है। किस तरह से? वहाँ पे अगर आप आर्मी के विरुद्ध में कुछ बात उठाओगे, कुछ भी न्यूज़ पे डालोगे, तो आर्मी आपको पकड़ के आपको मार भी सकती है, मिटा भी सकती है, आप पे रूल्स रेगुलेशन भी लगा सकती है। आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी आर्मी की, मतलब आर्मी के लोगों के द्वारा। आप ये उम्मीद ही मत कीजिएगा कि है ना, आपने अपनी एक राइट दिखाई कि आप है ना, अपने फ्रीडम है आपको कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, कुछ भी बताने का, लेकिन वहाँ पे आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप आर्मी के विरुद्ध में कुछ बोलें। ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं म्यांमार में आर्मी रूल चल रहा है। समझे ना? इसलिए म्यांमार को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में अपन कहते हैं। अब दूसरा हम देखें तो डिक्टेटर पिनोचेट रूल इन चील। चील में ये जो चील है, इसमें है ना पिनोचेट का रूल चलता है। अब यहाँ पे अगर पिनोचेट के अपोजिट में, जैसे कि ये एक तरह से ये भी मानिए कि हिटलर, ठीक है ना, इसके अपोजिट में अगर कुछ कहा तो आपको पकड़कर पीटा जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है, रातों रात आपको मिटा मतलब गायब भी करा जा सकता है, सुबह आपको कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। इस तरह के हाल है। डिक्टेटर रूल्स कहते हैं इनको हम। ऐसे रूल को जहाँ पर कोई एक इंसान राज कर रहा है, अपनी मन चाहे है ना हुक्म चला रहा है, अगर उसके विरुद्ध में कोई अगर आवाज उठाएगा, बोलेगा, उसको है ना गायब कर दिया जाता है, तो ऐसे जो कंट्री है उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर चलती है डिक्टेटर पावर, डिक्टेटर। ठीक है ना? एक और केस स्टडी हम देखें इसी की, तो केस स्टडी में हम देखेंगे प्रेसिडेंट निक्रुमाज रूल इन घाना। घाना जो कंट्री है अफ्रीका में, घाना कंट्री, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट है जिसका नाम है नुक्रुमास। ठीक है ना? नुक्रुमास का रूल चलता है। ये भी एक तरह से डिक्टेटर है। ये अपनी तरह से पूरा का पूरा रूल चलाता है घाना में। अगर घाना में कुछ भी एक्टिविटी होगी, चाहे वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई फाइटिंग या एक्शन एक्टिविटी हो जो कि दूसरे देश के साथ की जाने वाली हो, चाहे वो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो जिसमें कि है ना खुद की मिलिट्री पावर को किसी और देश के साथ मिलकर बढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी डीलर की बात हो कि है ना आप घाना से क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात हो, हर एक्टिविटी निक्रोमास के बाद, मतलब निक्रोमास के ऑर्डर के बाद ही करी जाएगी। अगर बिना ऑर्डर के उसके ये एक्टिविटीज करी गई तो पनिशमेंट के तौर पे आपको कुछ भी सजा मिल सकती है। देन दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज may be seenable, may be called that it is a dictator or non-democratic country. Dictator countries or non-democratic countries. ठीक है ना? They all are not the democratic country, but they said that they are democratic country. चोर अपने मुंह से कभी कहता है मैंने चोरी करी? नहीं कहता ना। सेम एज यहाँ पर है। बोले ये हमने कुछ नहीं किया, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोकतंत्र कंट्री, लोकतंत्र देश हैं, बट रियलिटी तो हमको पता है। भाई तुम लोकतंत्र हो, रातों रात तुम किसको गायब करा दो, रातों रात तुम किसके मतलब क्या क्या करा दो, तुम्हारे भरोसा नहीं। और तुम अपने आप को कहते हो कि तुम्हारे यहाँ पर आज़ादी है, तुम्हारे यहाँ पर लोगों को घूमने की, फिरने की, अपने एक्सप्रेशन शो करने की, कुछ भी बोलने की, कहीं भी जाकर रहने की, और कुछ भी बिजनेस या किसी भी सरकारी नौकरी में अंदर घुसने की आज़ादी है, तो वहाँ पर आप लोग कहते हैं कि हमसे पूछे बिना तुम्हें कोई आज़ादी नहीं। तो काहे का तुम भैया लोकतंत्र देश बने? काहे कैसे? डेमोक्रेटिक कंट्री का तो मेन ही रूल है कि जो आप हो, आपको हर तरह के राइट्स होंगे, आपको हर तरह के राइट्स होंगे, और वो राइट्स आपको है ना आगे तक काम आएंगे। मतलब कि आपको है ना देश में एक तरह से रहने की स्वतंत्रता देंगे। उससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको डर लगे, आपको किसी की सोच कर भय लगे कि है ना क्या पता अगर मैं ऐसा बोला तो है ना मुझ पे अटैक कर दिया जाएगा या कुछ हो जाएगा उल्टा सीधा। ऐसी चीज़ें इसमें नॉर्मली इग्नोर मारी जाती हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लोकतंत्र कंट्री होती है। लेकिन जहाँ पर है ना लोगों को डर रहता है, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री
होती है। अब देखो आगे अगर हम बढ़ें तो और भी कुछ केस स्टडीज हैं। पहले हमने देखा था डिक्टेटर्स की केस स्टडी या फिर आर्मी रूल। अभी राज कौन कर रहा था, या तो डिक्टेटर या फिर आर्मी। अब देखेंगे हम सम केस स्टडी ऑफ हेरार्कियल किंग्स, मतलब कि जो राजाओं के परिवार चल रहे हैं अभी भी कुछ जगह पर, उनके बारे में हम देखेंगे इसमें। वो भी तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर राज कौन कर रहा है? राजतंत्र। क्यों राजतंत्र? क्योंकि भाई राजतंत्र का तो सीधा मतलब है कि है ना, राजा का बेटा राजा बना। और डेमोक्रेसी क्या कहती है? जो कैपेबल है, जिसको मतलब जिसमें दम है आगे बढ़ने की, वो भाई राजा बन और आगे बढ़ के काम कर। अगर तेरा काम पसंद आया तो तुझको फिर से बनाएंगे हम, तेरा काम पसंद नहीं आया तो तुझको कब हटा देंगे, हमारी मर्जी। ऐसी चीज होती है ना। तो सेम है इसमें। हाँ, द किंग मतलब ये नेपाल, नेपाल का किंग, नेपाल का प्रिंस। फिर दूसरा हम देखते केस हिस्ट्री में, जो कि सऊदी अरेबिया का प्रिंस है। ये भी एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स है, लेकिन पर ये है ना, एक नोबल फैमिली में बॉर्न हुए हैं, नोबल फैमिली में ये जन्मे हैं, जिसकी वजह से इनको राजा माना जाता है। वैसे चाहे कुछ कैपेबिलिटी नहीं हो, मतलब कि वैसे चाहे घूमने के भी है ना बस की नहीं हो, इनके हाथ पैरों में जान नहीं हो, लेकिन ये कहेंगे कि हम सब कुछ हैं। क्यों? क्योंकि हम राजा हैं। फिर एक और फाइनल, एक अलग चीज और बता दूं, जैसे कि चाइना में आप देखते हैं। देखो पहले हमने देखी थी ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऐसी जो लोकतांत्रिक देश नहीं है, वो थे कुछ जैसे कि डिक्टेटरशिप वाले देश, जहाँ पे आर्मी या डिक्टेटर रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे। दूसरी हमने देखी थी नोबल्स की, कि राजशाही वंश अभी तक राज कर रहे हैं। अब तीसरी जो नॉन डेमोक्रेटिक है, वो भी कुछ फर्स्ट की तरह ही है, जैसे कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड द पीपल। मतलब कि ऐसी डेमोक्रेसी जो कि है ना, जो डिसीजन लेने की पावर है वो किसी और को दे दे, लेकिन रियलिटी में पावर है ना दिखाने के लिए किसी और के हाथ में, जो है ना दुनिया को दिखाई जा रही है कि ये एक इंसान है जिसके हाथ में पावर है, पर असलियत में पावर को है ना पीछे से कोई और ही चला रहा है। जैसे कि कठपुतली का खेल। कठपुतली का खेल कैसा होता है? दिखती कौन है हमें? कठपुतली। लेकिन असलियत में कठपुतली को नचाता कौन है? कुछ लोग मिलके अपनी उंगलियों से कठपुतलियों को नचाते हैं। तो ये थर्ड जो वे है वो भी इसी तरह से। जैसे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ, जो मुशर्रफ थे, उन्होंने अपनी पावर को, मतलब उन्होंने अपनी पावर के बलबूते पे जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल और स्टेट असेंबली, मतलब कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये जो थे, इनको डिसमिस कर दिया, इनको खत्म कर दिया पार्टीज को। और फिर जो फाइनल पावर थी वो खुद के पास रखी, और जो कुछ बची हुई पावर थी, मतलब वो आर्मी के हाथों में दे दी। ठीक है ना? ये सब किया प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने। तो तीन तरह से जान गए ना। एक, ऐसी पावर जो कि है ना डिक्टेटर के हाथ में या आर्मी के हाथ में। दूसरी, ऐसी पावर जो कि दिखा मतलब रूलर्स के हाथ में, जो कि नोबल किंग्स थे, जो कि राजशाही वंश थे, उनके हाथ में। तीसरी पावर, ऐसे लोग जो कि है ना पीछे से छुपके काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत में किसी और को आगे कुर्सी पर बैठा रखा है और पीछे से उसको है ना नचा रहे हैं अपनी उंगलियों पर। तो तीन तरह के ऐसे ये वो देश हैं जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। दे ओनली सेड दैट दे आर डेमोक्रेटिक, बट रियलिटी इज दैट हम आंखों से अंधे थोड़ी हैं भाई, आंखें हमारी भी हैं, देख सकते हैं। तुम कोई लोकतांत्रिक नहीं हो। तो ये भी यही चीज बताता है। अब मतलब डेमोक्रेसी हम जान गए क्या होती है डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी को पढ़ भी लिया, साथ ही साथ में हमने डेमोक्रेसी की कुछ केस स्टडीज भी देख ली। लेकिन भाई डेमोक्रेसी है तुम, तो क्या है, मतलब क्या तरह से आप तुम ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी चल रही है भाई। अब देखे तो डेमोक्रेसी एक वेज्ड होती है, मतलब वेज्ड होती है डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शन पे। एक ऐसे मतलब एक वो भी तो होगा कुछ स्केल वे, जिससे आप कह सकते हो कि क्या डेमोक्रेसी का सिर्फ यही मतलब है कि है ना
तुम किसी इंसान को अपने ऊपर बैठा दो और वो इंसान है ना आपने चुना हो, बस बस यही डेमोक्रेसी का मतलब है क्या? ऐसे अगर हम बात करें तो फिर उन देशों के क्या कहेंगे, जैसे कि हम मैं अभी बात करूँ चाइना। चाइना में जो चाइना का प्रेसिडेंट है इस वक्त, जी जिनपिंग, वो पिछले 30 सालों से बार बार कुर्सी पर बैठ रहा है। मतलब इलेक्शन तो कराए जाते हैं वहां पर भी, लेकिन हर बार जी जिनपिंग ही क्यों जीतता है? क्या वजह है उसकी? कोई वजह? वजह तो सिंपल है, क्योंकि वो वहां का डिक्टेटर है, लेकिन दिखाने के लिए उसने सब पावर दिखा अपने पास रख रखी है। और है ना, जो भी उसके अपोजिट में खड़ा होता है उसको वो या तो गायब करा देता है या फिर अनफेमस करा देता है, जिसकी वजह से वो जीतने के तो ना मतलब जीतने के लायक ही नहीं बचता। अब इसलिए जी जिनपिंग हर बार जीतता है। और यही चीज हम देख रहे हैं। क्वेश्चन हमसे पुट अप किया गया, क्या डेमोक्रेसी का यही मतलब है कि आप इलेक्शन करा दो और इलेक्शन करा के किसी को भी, जो भी है ना कैपेबल होगा वो जीत जाएगा? ऐसे तो भाई जिसके हाथ में अभी गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारा अमाउंट भी है, पैसे भी हैं, तो वो तो अपनी पावर के दम पे, अपनी कुर्सी के दम पे कुछ भी करा सकता है ना। और कुछ भी कराने का सीधा मतलब देश में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं ये। अब ऐसे में सामने वाला जो भी आगे आएगा, इलेक्शन में खड़ा होगा, उसे तो गायब भी करा सकता है, उसे आगे बढ़ने भी नहीं दिया जा मतलब देगा वो, जो कि अभी पावर में है। तो यही सारी चीज भी तो है। तो डेमोक्रेसी का सिर्फ ये तो मतलब नहीं है कि इलेक्शन करा दो और आपकी डेमोक्रेसी खत्म। डेमोक्रेसी का यह भी मतलब है कि इलेक्शन कराओ और वो इलेक्शन होने चाहिए फेयर, मतलब जिनमें कोई गलत तरीके से इलेक्ट नहीं किए जाएं, जिनमें सही तरीके से इलेक्शन हो। और उसमें जो भी इंसान, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ठीक है ना, हर किसी को वोट डालने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता हो, फ्रीडम हो। साथ ही साथ में वो इंसान पर दबाव नहीं डाला जाए किसी भी तरह से। जैसे कि आप देखते होंगे गांव में पहले के वक्त में या फिर अभी भी कुछ जगह पर लठैत बाहर खड़े होते हैं, मतलब जो अपने हाथ में डंडा लेके खड़े होते हैं। वो कहते इसको वोट डाल, अगर तूने इसको वोट नहीं डाला तो तेरी झाम बना दूंगा मैं। सच्चाई है, जाम बन जाएगी थारी। तो ऐसे डर की वजह से या फिर रात को इलेक्शन से मतलब इलेक्शन के एक दिन पहले रात को जो ऐसे लोअर क्लास के लोग होते ज्यादातर, उनको क्या किया जाता है, उनको दारू सप्लाई की जाती है फ्री में कि लो भाई लो दारू और चकना लो, मजे करो, रात भर मजे करो, लेकिन भूलना मत ये तुम्हें दिलाई है इस नेता ने, तो इस नेता को सुबह उठकर वोट डालने जरूर जाना और इस नेता को जिताना, तुम्हें और भी मिलेंगी ये और भी मिलेंगी, ऐसे करके उस नेता को जितवा दिया जाता है। तो दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फेयर इलेक्शन। ये कोई सही तरह के इलेक्शंस नहीं है। ये चीज हमें दिखाई जा रही है। तो डेमोक्रेसी क्या है? जहां पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, वो है डेमोक्रेसी। जहां पर किसी को दबाया नहीं जाए और दो से ज्यादा पार्टीज उस इलेक्शन में खड़ी हो, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक मैक्सिको का इलेक्शन का एग्जाम्पल हमारे पास, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे हिसाब से नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिको का हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है मैक्सिको इलेक्शन हुए जहाँ पे 6 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। और ये 1980 से अभी तक चल रहे हैं, मतलब 1980 में पहला इलेक्शन हुआ, फिर 86 में हुआ, फिर 92 में, 1992 में, फिर 1998 में, मतलब 1998। तो ऐसे करते करते इलेक्शन चलते आए, लेकिन वहां पे जो पार्टी है जो हर बार जीतती है वो पार्टी है पीआरआई पार्टी। मतलब सीधी बात क्या हो सकती है इसमें? इसमें सीधी बात तो ये उठी ना भाई कि पीआरआई पार्टी किसी को खड़ा ही नहीं होने देती इलेक्शन में। और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट अ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्री और फेयर इलेक्शन। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है, तो हम कैसे बोले कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? व्हाट द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री? वी ऑल नो दैट। हमने सब अच्छे से पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या होती है, तो इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। अब हमसे क्वेश्चन उठा, द ओनली गिविंग द वोट्स आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या वोट डालना मतलब फ्री और फेयर तरह से वोट डालना डेमोक्रेटिक कंट्री के एक
फीचर को माना जा सकता है? क्वेश्चन उठाया, जब आंसर मिलता है नहीं, नहीं माना जा सकता। ऐसा क्यों? सामने से क्वेश्चन उठा कि है ना, क्या डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शन कराना ही सही तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री की रूल है? सही तरह से हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है हर वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब एक औरत जो वोट डालेगी उसकी वैल्यू भी एक हो, एक आदमी जो वोट डालेगा उसकी वैल्यू भी एक हो। एक लड़का या फिर एक अमीर जो वोट डालेगा उसकी वैल्यू भी एक हो, और एक गरीब जो वोट डालेगा उसकी वैल्यू भी एक हो। मतलब all persons, all citizens have the right to vote and their value of the vote is measured as same। ठीक है ना, सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इफ देयर आर नॉट अ सिमिलर वैल्यू ऑफ देयर वोट्स देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कुछ बातें समझ में आई ना आपको? डेमोक्रेटिक कंट्रीज के हमें वेज समझ में आए, कौन सी देशों को हम कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और किसको हम नहीं कहते कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, है ना? तो हम समझ गए कि वह डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जो कि मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन तो करा रही है लेकिन उनमें वोट्स की अदला बदली होती है। ठीक है, वोट्स की अदला बदली कैसे कि किसी का वोट एक है और किसी एक का वोट दो या तीन के वोट के बराबर है। मतलब तो ऐसा मान के चलो कि है ना, पहले के वक्त में क्या कि काले और गोरों का भेद था ना, तो ये मान के चलो गोरे एक गोरे का जो वोट है वो एक है, लेकिन चार कालों का जो वोट होगा वो एक गोरे के वोट के बराबर है। इस तरह से तो क्या हुआ? इस तरह से तो ये गलत तरीका है ना। ऐसे तो है ना, आपने बराबरी रखी नहीं, और बराबरी नहीं रखने का मतलब इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। अब हम आगे और देखें तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो रूल्स को, लिमिट्स को सेटअप करती है ना? तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल और सिटीजन्स के राइट के में लिखा हुआ है। मतलब एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स हैं विद इन लिमिट्स, उसके जो रूल्स हैं उसको सेट करा जाता है। और कैसे सेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सिटीजन्स के राइट के द्वारा। कैसे? मतलब कि आप अगर एमपी बने, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, नेता बने, सीधी बात, तो नेता तो हो आप, लेकिन आपको क्या हक है कि आप किसी इंसान को है ना भरी पब्लिक में मार सकते हो बिना वजह के? यू हैव अ राइट? नहीं। क्या आपको हक है कि आप किसी की भी बिल्डिंग पर जाके है ना उसमें है ना गलत तरह से कब्जा कर सकते हो? हैव यू अ राइट? दिस इज योर राइट? नो। ठीक है ना, नेताओं को भी ये राइट नहीं है। और ये राइट क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स मतलब सिटीजन राइट हमें कहते हैं हमें कहीं भी रहने, कहीं भी जाने, कहीं भी घर बनाने का, किसी भी नौकरी में घुसने का और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का हमारे पास राइट है, अधिकार है। साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस तरह के राइट्स देता है। ठीक है ना? अगर हमारे राइट्स को नहीं माना गया, हमारे राइट्स को गलत तरह से नकारा गया, तो हमारे पास दो सबसे बड़े राइट्स हैं, जो कि है हमारा आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के गेट हमारे लिए खोलता है, और एक है आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट के गेट हमारे लिए खोलता है। और हमारे केस को सबसे पहले प्रायोरिटी में लिया जाता है जब हमारे ह्यूमन राइट्स को या सिटीजन राइट को इफेक्ट किया जाता है किन्हीं बड़ी पावर्स के द्वारा। ठीक है ना, बड़ी पावर जैसे नेता, बिग बिजनेसमैन। ठीक है ना, ये चीज हमने इसमें देखी। अब एक बात और आई, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट can't do can't do what it like आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। मतलब एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो जीतने के बाद ये डिसाइड नहीं करेगी भाई कि है ना उसे क्या करना है, क्योंकि उसका जो डिसाइड ये होगा ना वो होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर।
आपने अपनी पावर बना ली, आप जीत गए, आपको वो 272 सीट्स मिल गई जिसकी वजह से आपकी पार्टी बन गई। लेकिन पार्टी बनने के बाद आप अपनी मन मर्जी मुताबिक से कुछ भी नहीं कर सकते। आप देश को देखोगे, देश क्या चाहता है, देश के चाहते हुए उस देश की जो ज़रूरत है उनको पूरा करोगे। ये हमसे कहा जाता है किसमें? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है। अब क्यों हमें डेमोक्रेसी चाहिए भाई? कुछ लोग हैं, देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट हमारे पास ये है, डेमोक्रेसी बहुत सही है। कैसे सही है? हमने पढ़ा, डेमोक्रेसी में हर किसी के पास राइट्स है, अधिकार है। हर किसी को सुनने का, मतलब हर किसी के पास ऐसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि आप चाहे मानो या मत मानो, आपकी मर्जी है। आपको कोई फोर्सेबल नहीं करेगा कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। हमारे पास कई तरह के एक्ट्स हैं, कई तरह के स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से हम उस देश में रहते हुए आराम से अपने घर परिवार को बसा सकते हैं, आराम से बिना किसी के डर के हम रह सकते हैं। हम कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी जाति को अपना बना सकते हैं, साथ ही साथ में किसी भी जाति में किसी भी और दूसरी जाति में विवाह, मतलब कि मैरिज भी कर सकते हैं। कई सारी हमें ऐसे राइट्स होते हैं। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे है ना, हमें ये राइट्स नहीं हो सकते। ठीक है। अब जैसे कि पाकिस्तान में मैं आपसे कहूँ, पाकिस्तान में कोई हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहे तो भाई गला काट के चौराहे पे लटका दिया जाए। हाँ या ना? है ना? बिल्कुल सही बात है ना? तो यही चीज़ तो यहाँ पे आई, यही चीज़ इसमें आई कि आप भाई, आप सही कर रहे हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये कर सकते हो, पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में आपने अगर ये करने की सोची तो आपका क्या पता, रात गई और बात गई और साथ में आपकी जान भी गई। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना? अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हमने देखे डेमोक्रेसी के, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखें, क्योंकि एक बैलेंस बनाया जाता है ना, हमें क्यों चाहिए। अगर हमें चाहिए तो अच्छी बातें तो हमने देख ली, अब बुरी बातें, हमें सिर्फ डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए? क्या होती है डेमोक्रेसी भाई? डेमोक्रेसी लोगों को भी तो कभी ना कभी मजबूर कर देती है कि है ना, लोग परेशान हो जाएं, इरिटेट कर देती है एक तरह से, क्योंकि वही एक फिक्स ईयर में चैनल बदलता रहता है, कोई नया आया और पुराना हटा। अब जैसे कि पुराना हट गया, उसकी जगह एक नया आ गया। ठीक है। यही चीज हम देखते हैं बार बार, ये क्यों भाई? ऐसे तो दिक्कतें आ रही है ना। अब इसमें हम देखते हैं, देयर हैज बीन क्रिटिसिज्म, मतलब कुछ अवधारणाएं, कुछ ऐसी चीजें जो कि नहीं होनी चाहिए पर हो रही हैं। ये भी डेमोक्रेसी में है, और ये कई तरह के पीपल्स के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे कि इट क्रिएट इंस्टेबिलिटी बाई चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली। भाई, 5 साल में बैठा एक इंसान, उसने नाले खुदवा दिए, 5 साल बाद नया इंसान आया, उसने नाले भरवा दिए। ये क्या तरीका है भाई? तेरे को नाली बनवानी थी, सामने वाले को तू बनवाने देता ना। तूने पहले तो उसने है ना रुपए खर्च करे, फिर तूने उस नाली को भरने में रुपए खर्च कर दिए। मतलब क्या हो गया? तूने पहुंचा दी हमें जीरो अंडा पे। पागल गधा है, गधा। है ना? यही तो चीज आती है। मतलब एक गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, दूसरी गवर्नमेंट को वो काम पसंद नहीं आया तो दूसरी गवर्नमेंट उस काम को है ना जीरो पे पहुंचा देगी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई? इसमें समय बिगड़ा, इसमें है ना देश का पैसा बिगड़ा। तो इन चीजों की वजह से, एक लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से एक इनस्टेबिलिटी आती है देश में, और जो कि देश को बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। सेकंड पॉइंट, डेमोक्रेसी जो है ये पावर प्ले है, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन, जिसके हाथ में पावर है। और भाई रात को ऐसा हो जाएगा, फिर जो कच्ची बस्ती होती है ना उनमें, रात को वो नेता है ना यहाँ पे दारू और चकना बटवाएगा, मजे से यहाँ पे पार्टी करेंगे सब लोग। मजा आ गया, सामने वाले को सुन के हंसी आ गई, खुशी हो गई उसे कि भाई आज तो दारू चखने का इंतजाम हो गया। रात को भीड़ लगी, दारू चखना मिला, कल जाके अब हम वोट डाल देंगे, पॉलिटिकल कंपटीशन डाल दिया। हाथ में पैसा भी है, हाथ में अब पावर भी है। अब लोगों की मदद भी कर, मतलब लोगों को दारू के नशे में चढ़ा दिया। अब वो सोचेंगे कि अगली बार भी हमें नेता फ्री में देगा तो हम इसी नेता को वोट दें। ये हमारा हो गया पावर प्ले और पॉलिटिकल कंपटीशन।
दूसरी हम देखें कोई ऐसी चीज इसी की, तो हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको खाना भी मुफ्त देंगे। दिमाग से सटियाई बुद्धि है भाई, टैक्स तू हमसे ले रहा है, सीधी बात। टैक्स कौन भरता है? सरकार के पास पैसा कैसे आया? सरकार के पास पैसा आया टैक्स से। टैक्स कौन भरता है? टैक्स भरते हैं आम इंसान, हम लोग, ठीक है ना। हम लोगों ने टैक्स भरा, ये हमें हमारी चीज फ्री में दे रहा है, कोई बात है नहीं ना, झूठा है ना। तो यही चीज हमने देखी इसमें कि भाई आप हमसे कह रहे हो हम आपको ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, इन चीज के लिए तो हमने पहले ही टैक्स भर दिया, और फिर आप हमें है ना पागल बना रहे हो। क्या हम में बुद्धि नहीं है इतनी? भाई हम में तो है बुद्धि, ठीक है ना। तो हम तो ये चीज मानने वाले नहीं। मतलब इससे क्या पता चला, वो पावर प्ले करता है। कुछ लोग अरे यार वो फ्री में दे रहा है, कितना अच्छा है, कितना भला इंसान है, ये सोच सोच के फिर बस उसे महान बना देते हैं। अब ऐसे ही पावर प्ले पॉलिटिकल कंपटीशन को हम देखते हैं, इस जगह पर मॉरलिटी कुछ नहीं होती। जो अपनी गद्दी को दिखाएगा, जो अपनी पावर को और अपने पैसे को दिखाएगा पब्लिक में, उसको वोट्स मिलने लगेंगे, कहा जा रहेगा ये बात। अब अगला पॉइंट उठता है क्रिटिसिज्म में, कि कई सारे पीपल इसमें कंसल्ट करते हैं, जैसे कि लॉ बना। मैंने आपको एक बेसिस बताई कि है ना, किसी भी देश में लॉ बनने से पहले उसे लेजिस्लेचर को भेजा जाता है। लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है ना, वो 3 क्राइटेरिया में होती है। हमारे भारत में वो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सबसे पहले जो लॉ बनेगा, मान के चलिए लोकसभा में गया, ठीक है ना, पर्ची लोकसभा में गई, लोकसभा ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, फिर वो आगे भेज दी राज्यसभा में। अब राज्यसभा में उसने में सिग्नेचर कर दिया, मतलब यार लोकसभा में कितने लोग होते हैं? 543 लोग, ठीक है। 543 लोग हैं वहां पे, एमपी हैं, जिनका अगर साइन हो गया, पूरा 543 नहीं, मतलब मोस्टली लोगों का साइन हो गया, तो वो जाएगा राज्यसभा में, जहां पर 245 लोग हैं, ठीक है। 245 ने, फिर उनमें से कुछ लोगों ने साइन किया, तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो सोचो इतने लोगों के पास वो आर्टिकल या फिर वो पेपर जाएगा, वो लोग पढ़ेंगे, कितने दिन लग जाएंगे, इसमें कितना समय बर्बाद होगा। और ये क्या दिखाएगा कि समय को बहुत ज्यादा, जब हमें चीज की जरूरत थी तब हमें वो चीज ना मिलकर कुछ समय बाद मिली। तो मतलब क्या, एक ये बात कि भाई भूख आपको अब लग रही है, आम खाने का आपका अब मन है, आपको आम दिया गया 6 महीने बाद, क्या मतलब उस आम का? क्या मतलब भाई? हाँ, बात चली, दिमाग में आई कुछ ऐसी चीज, समझ में आया। तो हमें तो उसी वक्त चाहिए होगा ना जब हमें जरूरत है। जब जरूरत नहीं है ज्यादा, तो हमें उस कानून का उसका मतलब ही क्या रहा। लेकिन इतने सारे हाथों में से पेपर के गुजरने की वजह से टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए ये डेमोक्रेसी एक क्रिटिसिज्म बन के दिखाई गई। फिर अगला जो पॉइंट है वो कहता है लीडर्स को जो इलेक्ट करते हैं ना, उनको असलियत में जो लोगों को चाहिए उस इंटरेस्ट का ही पता नहीं होता। क्यों ऐसे लीडर्स को लिया ही क्यों जाता है? क्योंकि भाई उठते ही ऐसे लीडर्स हैं। जो आम इंसान है जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है, वो कैसे उठेगा? भाई पहली होनी चाहिए पावर, दूसरी होनी चाहिए मनी। अगर ये दोनों चीज हैं, तो है ना एक इंसान इलेक्शन में उठ सकता है, जीतने की सोच सकता है। पर ये दोनों चीज नहीं है, तो वो तो उठने की भी नहीं सोचेगा ना, कि भाई जेब पड़ी है खाली और हम चले प्रधानमंत्री बनने। दिस इज नॉट फेयर। ये तो एक तरह से अन्याय हो गया ना उसके लिए। तो यही चीज हम इसमें देखें, ठीक है। अब ये चीज समझ गए। तो ऐसे में ये कौन लोग इसमें जाते हैं? इसमें जाते हैं बड़े और अमीर लोग, जो कि जनरल पब्लिक से बहुत दूर है, जिनको हर चीज हर सुविधा मिली हुई है। अब उनको हर सुविधा मिली हुई है, तो अब वो तो लोग जानेंगे नहीं कि है ना लोगों को क्या चाहिए। वो तो अपनी मर्जी से ही करेंगे, जो भी कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि बिजनेसमैन कौन है? भाई उसने जनरल लोगों के बीच में होते हुए देखा कि उन लोगों को क्या चीज की जरूरत है, वही तो बिजनेसमैन बनेगा ना। उसी ने तो है ना फिर कोई आइडिया निकालेगा, कोई इनोवेटिव आइडिया, वो थोड़ी निकालेगा जो पहले से ही सब आज ऐशो आराम से है ना बढ़िया से मजे से है, ठीक है। तो उस चीज के हिसाब से हम बात करें, ठीक है। अब अगले पे चलें, तो ये जो है, मतलब कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है,
और एक लीडर को, जो कि अमीर लीडर है, उसको चुन के बैठा दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इसने क्या किया शुरुआत में, इसने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए इलेक्शन जीतने में। अब वो क्या करेगा, जितने उसने लगाए उससे 2 गुना या 4 गुना वो है ना वापस लेने की सोचेगा, और वापस लेने के लिए वो गलत तरीके आजमाएगा। गलत तरीके मतलब करप्शन। अब वो करप्शन फैलाएगा, और यही करप्शन देश के लिए हानिकारक बन जाएगा। ठीक है। फिर ऑर्डिनरी जो पीपुल्स होते हैं वो जानती नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। उनको तो बस रात को देसी ठाट दे दो और मजे से चैन से सोने दो, अगले दिन है ना उसी को वोट डाल के आ जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि है ना जो सामान बाजार में मिल रहे हैं उसका वो जितना पैसा दे रहे हैं उससे इतना टैक्स जाता है कि है ना वो पूरे महीने बैठ के बढ़िया से लगा सकते हैं। अब भाई वो तो ऐसे देखते ही नहीं है, इसलिए वो है ना अपने जो जनरल पीपल है, जनरल लोग हैं, आम लोग हैं, वो तो अपने है ना इंटरेस्ट को उस वक्त देखते हैं कि है ना हमें क्या मिल रहा है अभी, हमें अच्छा दे रहा है तो भैया हम इसको वोट दे देंगे, बाद में चाहिए हमारा खून ही पी जाए एक वैम्पायर बन के। ठीक है ना। फिर यहीं पे हमारा चैप्टर हुआ खत्म। यकीन है मुझे कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और देखिए, अगर आपको समझ में आया ना तो भाई लाइक तो चलो मत ही करो, कोई ज़रूरत नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की, लेकिन एटलीस्ट आपने यहाँ तक देखा ना, भाई मेरे लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 पर। ठीक है ना, बाय बाय, गुड नाइट।